हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में व्याकरण और लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं लोक साहित्य का प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला है नागपुरी में, ठीक है, नागपुरी भाषा में पहेली के का कहना। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा में पहेली को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस है प्रहेलिका या हरिगीतिका या फिर ब्राह्मोदय या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, देवल कोनो नहीं। तो नागपुरी में पहेली को कहा क्या जाता है? तो नागपुरी में पहेली को बुझवल कहा जाता है। ठीक है, नागपुरी भाषा में पहेली को क्या कहा जाता है? तो बुझवल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है महाभारत काल में। ठीक है, किस काल में? तो महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाग कर विशेष जानकारी मिलेला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाभारत काल में आपको यहाँ पे बताना है कि महाभारत काल में किस लोक सुभाषित भाग का विशेष जानकारी मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है बाल गीत, पहेली या लोकोक्ति या फिर मुहावरा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, पहेली। ठीक है, तो महाभारत काल में किस लोक सुभाषित का विशेष जानकारी मिलता है? तो पहेली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है नागपुरी में। ठीक है, नागपुरी में बुझवल कर परंपरा कहाँ से शुरू हुएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में बुझवल का, ठीक है, जो पहेली बुझवल है उसका परंपरा कहाँ से शुरू होता है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है पुरखा मन से या कवि मन से या संस्कृति मन से या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, पुरखा मन से। ठीक है, तो नागपुरी में बुझवल का परंपरा कहाँ से शुरू होता है? तो पुरखा मन से शुरू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कौन लोक सुभाषित भाग के, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन लोक सुभाषित भाग के बुद्धि विलास कर साधन मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सुभाषित भाग को बुद्धि विलास का साधन माना जाता है। ठीक है, यानी बुद्धि परीक्षा का साधन माना जाता है, एक यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है लोकगीत या लोकोक्ति या बुझवल या लोक कथा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बुझवल को। ठीक है, तो बुझवल को क्या माना जाता है? बुद्धि विलास का साधन। ठीक है, यानी बुद्धि परीक्षा का साधन माना जाता है किसको? तो बुझवल को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कोनो वस्तु सुलझाए के ले। ठीक है, कोनो वस्तु सुलझाए के ले उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली कर बारे में कौन विद्वान पहेली कर बारे में बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वस्तु को सुलझाने में या किसी बात को सुलझाने में, ठीक है, उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली के बारे में किस विद्वान ने पहेली के बारे में बताया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज या फिर डॉक्टर सत्येंद्र या फिर डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या डॉक्टर बीपी केसरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, डॉक्टर सत्येंद्र। ठीक है, तो किस कवि ने या किस विद्वान ने पहेली के बारे में बताया है? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टर सत्या गुप्ता सैद्धांतिक रूप से पहेली के कई किस्म में बांटे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर सत्या गुप्ता ने, ठीक है, किसने? तो डॉक्टर सत्या गुप्ता ने सैद्धांतिक रूप से, किस रूप से? तो सैद्धांतिक रूप से पहेली मन के, ठीक है, पहेली मन के कितने भागों में बांटा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 5। ठीक है, तो डॉक्टर सत्या गुप्ता ने सैद्धांतिक रूप से पहेली को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है। ठीक है, अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर सत्या गुप्ता ने जो पहेली है उसको निम्न प्रकार से बांटा है। तो पहला भाग कौन है? शरीर संबंधी है, दूसरा है जीव संबंधी, तीसरा है प्रकृति संबंधी, चौथा है खान पान संबंधी और पांचवा है प्रकीर्ण, अर्थात दैनिक व्यवहार में आने वाली वस्तुएं या बातें। ठीक है, तो डॉक्टर सत्या गुप्ता के द्वारा पहेली को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला शरीर संबंधी, दूसरा जीव संबंधी, तीसरा प्रकृति संबंधी, चौथा खान पान संबंधी और पांचवा प्रकीर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हरियर बिलई। ठीक है, हरियर बिलई चरका पोंछ, हरियर बिलई चरका पोंछ नी जानबे होले मोके पूछ पहली कर सही जवाब दो। ठीक है, इस पहली का आपका सही जवाब देना है। और पहली क्या है? तो हरियर बिलई चरका पोंछ, ठीक है, नी जानबे होले मोके पूछ। तो ऑप्शन है सलजम, गाजर, कांदा या मुरई यानी मूली। ठीक है, मुरई मतलब यहाँ पे मूली।
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, तो पहली क्या था हमारा, तो हरियर बिलई चरका पूंछ, तो हरियर बिलई मतलब हरा ऊपर जो पत्ता होता है उसके बारे में बात कर रहा है, और चरका पूंछ यानी मूली का नीचे का पोर्शन क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है, तो इससे से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मुरई यानी मूली होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, छोट मोट डोभा, क्या है क्वेश्चन, छोट मोट डोभा उपला कर शोभा, छोट मोट डोभा उपला कर शोभा बुझवल कर सही जवाब का होई। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि छोट मोट डोभा उपला कर शोभा। ठीक है, इस बुझवल का सही जवाब क्या होगा वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है मिठाई, पुआ रोटी, मड़ुआ रोटी या गोबर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, पुआ रोटी। ठीक है, छोट मोट डोभा उपला कर शोभा। ठीक है, इस भुजबल का सही आंसर क्या होगा, तो पुआ रोटी होगा। ठीक है, छोट मोट डोभा यानी जो कढ़ाई होता है उसमें छोटा ही से होता है, और उसमें क्या होता है, उपला कर शोभा यानी उपला जैसा उपला रहता है। ठीक, तो कौन सा रहता है, तो पुआ रोटी रहता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पुआ रोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, छोट खने नोचा नोची। ठीक है, छोट खने नोचा नोची बाढ़ल खने रूनू झुनू बुढ़ाल खने लाठिक मारू। ठीक है, प्रस्तुत बुझवल कर सही जवाब दो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोट खने नोचा नोची बाढ़ल खने रूनू झुनू और बुढ़ाल खने लाठिक मारू, तो प्रस्तुत इस बुझवल का आपको क्या बताना है, सही जवाब बताना है। ऑप्शन है बूट, राहर, सनई या उरीद। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो छोट खने नोचा नोची मतलब यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा ए सही होगा, बूट। वो कैसे, तो छोट खने नोचा नोची मतलब छोटा जब रहता है तो साग रहता है, तो उसको आदमी क्या करता है, नोचता है। ठीक है, साग बनाने के लिए। दूसरा है बाड़ल खने रूनू झुनू यानी बढ़ जाता है, तो उसको जो चना होता है उसको खाने के लिए सब क्या करता है, तो उसको तोड़ता है जो भी। और बुढ़ाल खने लाठी के मारे मतलब पक जाता है, तो उसे लाठी से पीट पीट कर जो चना होता है, बूट होता है, उसको क्या किया जाता है, तो झाड़ा जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, बूट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा कर निजी चाल ढाल बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विद्वान ने मुहावरा को किसी भाषा का निजी चाल ढाल बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी या डॉक्टर सत्येंद्र। ठीक है, या फिर डॉक्टर कन्हैया लाल सहल या फिर डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर कन्हैया लाल सहल जी। तो किस विद्वान ने किस मुहावरा को किसी भाषा का निजी चाल ढाल बताया है, तो डॉक्टर कन्हैया लाल सहल जी ने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होवे ना, मुहावरा हमेशा क्या होते हैं, तो गद्यात्मक होते हैं, ये बात कौन विद्वान बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुहावरा हमेशा क्या होता है, तो गद्यात्मक होता है, तो इस बात को किस विद्वान ने बताया है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी या डॉक्टर सत्या गुप्ता या डॉक्टर कुमारी वासंती या फिर डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, डॉक्टर सत्या गुप्ता ने। ठीक है, तो किस विद्वान ने मुहावरा को कहा है कि हमेशा क्या होता है, गद्यात्मक होता है, तो डॉक्टर सत्या गुप्ता ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा कर मामले में, किसके मामले में, तो भाषा कर मामले में पुरखा मनक देन के मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा के मामले में पुरखा मनक देन किसको माना जाता है, मंत्र को, लोक नाटक को, लोक कथा को या मुहावरा को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुहावरा को। ठीक है, तो मुहावरा को किसका देन माना जाता है, तो पुरखा मनक देन माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, नागपुरी मुहावरा मनक संकलन। ठीक है, नागपुरी मुहावरा मनक संकलन सबसे बड़ा कौन विद्वान कर हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुरी मुहावरा का सबसे ज्यादा संकलन किस विद्वान ने किया है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है भुवनेश्वर अनुज, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी या पीटर शांति नौरंगी या फिर प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया। तो नागपुरी मुहावरा का सबसे अधिक संकलन किसने किया है, तो प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया जी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राकृतिक उपमान कर जानकारी से बनल। ठीक है, प्राकृतिक उपमान कर जानकारी से बनल लोक सुभाषित कर कौन भाग बगरा प्रचलित आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि प्राकृतिक उपमान कर जानकारी से बनल किस लोक सुभाषित का बगरा यानी सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से मंत्र का या बालगीत का या मुहावरा का या देवल सभे का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, मुहावरा का। ठीक है, तो प्राकृतिक उपमान कर जानकारी से बनल किस लोक सुभाषित का बगरा प्रचलन हुआ है, तो मुहावरा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है,
गतर कर यानी शरीर कर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है गतर कर यानी शरीर कर, ठीक है। तो गतर कर अंग मन के यानी शरीर कर अंग मन के बताए के भाषा कर महत्व बढ़ाएक वाला लोक सुभाषित भाग कौन हके, ठीक है। यहाँ पे यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस लोक सुभाषित का नाम बताइए जो, ठीक है, गतर कर यानी शरीर मन के भाषा के महत्व को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। राग छंद, मुहावरा, शब्द शक्ति या देवल सब है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मुहावरा, ठीक है। तो मुहावरा एक लोक सुभाषित का भाग है जो गतर कर यानी शरीर मन के भाषा के महत्व को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए हम लोग अब बात करते हैं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्याकरण केकर अध्ययन यानी किसके अध्ययन का जानकारी देता है। ऑप्शन है बोली कर, भाषा कर, साहित्य कर या लिपि कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, भाषा कर, ठीक है। तो व्याकरण किसके अध्ययन का जानकारी देता है, तो भाषा का देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाषा के कहल जाएला, तो भाषा उस साधन है, ठीक है, जेकर से हम अपन मन कर भाव दोसर जगह प्रकट करीला, ठीक है। भाषा वह साधन है यानी जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो दूसरे के पास अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि, शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होवेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्वनि, शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होवेला यानी किसके माध्यम से, यानी ध्वनि, शब्द और वाक्य का अध्ययन किसके माध्यम से होता है, यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन से किताब, भाषा विज्ञान, व्याकरण या तुलनात्मक भाषा शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, व्याकरण। तो व्याकरण के माध्यम से किसका अध्ययन का जानकारी मिलता है यानी किसका अध्ययन होता है, तो ध्वनि, शब्द और वाक्य का अध्ययन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कोनो भाषा कर, ठीक है, यानी कोनो भाषा कर उत्पत्ति कर बारे में विस्तार से के बताएला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भाषा के उत्पत्ति के बारे में कौन विस्तार से बताता है। ऑप्शन है व्याकरण, लिपि विज्ञान, शब्दकोश या भाषा विज्ञान। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, भाषा विज्ञान, ठीक है। तो भाषा विज्ञान किसी भी भाषा के उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताता है, ठीक है। किसी भी भाषा के उत्पत्ति के बारे में विस्तार से कौन बताता है, तो भाषा विज्ञान बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, नागपुरी भाषा कर किस भाषा कर, तो नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई इकर में से के मानल जाएला, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा का पहला इकाई इन दिए ऑप्शनों में से किसे माना जाता है। ऑप्शन है बोली, शब्द, भाषा या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं, ठीक है। तो नागपुरी भाषा में पहली इकाई के मानल जाएला, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ध्वनि यानी मौखिक के भाषा कर पहली इकाई मानल जाएला, ठीक है। तो ध्वनि के यानी मौखिक को, ठीक है, भाषा का पहली इकाई मानल जाएला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अक्षर भाषा कर कौन इकाई मानल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्षर को भाषा का कौन सा इकाई माना जाता है। ऑप्शन है चौथा इकाई, तीसरा इकाई, दूसरा इकाई या देवल कोनो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अक्षर भाषा के कौन इकाई मानल जाएला, तो अक्षर के यानी वर्ण, अक्षर को क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है। इसे भाषा का पांचवी इकाई माना जाता है, ठीक है। इसे और डिटेल में हम देखें तो पहला इकाई क्या होता है, ध्वनि यानी मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है, तीसरा लिपि होता है, चौथा संकेत चिन्ह होता है, पांचवा वर्ण या अक्षर होता है और छठा हमारा वर्ण माला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाता है, ऑप्शन यानी देवल कुछ नहीं, यानी पांचवा इकाई माना जाता है, ठीक है। तो भाषा अक्षर को भाषा का कौन सा इकाई माना जाता है, तो पांचवा इकाई माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा कर पहल रूप के का कहल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा के पहले रूप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सांकेतिक भाषा या ध्वनात्मक भाषा या मौखिक भाषा या लिखित भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ध्वनात्मक भाषा कहा जाता है, ठीक है। भाषा के पहल रूप को क्या कहा जाता है, तो ध्वनात्मक भाषा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन लिपि कर नामकरण भगवान ब्रह्मा कर नाम पर हुए है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस लिपि का नामकरण भगवान ब्रह्मा के नाम पर हुआ है। ऑप्शन है चित्रलिपि, सांकेतिक लिपि, अक्षर लिपि या ध्वनि लिपि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, सांकेतिक लिपि, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के नाम पर किस लिपि का नाम हुआ है, तो नामकरण हुआ है, तो सांकेतिक लिपि का नामकरण हुआ है, किनके नाम पर, तो भगवान ब्रह्मा के नाम पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है,
देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुई है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ऑप्शन है कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, शारदा लिपि या नागरी लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, नागरी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्राह्मी लिपिकर उत्तर शैली से, ठीक है, ब्राह्मी लिपिकर उत्तर शैली से कौन लिपिकर प्रचलन सबसे बगरा होलक? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपिकर उत्तर शैली से किस लिपि का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ है। ऑप्शन है शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, कुटिल लिपि या खरोष्टी लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, देवनागरी लिपि का। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का क्या हुआ है? तो ब्राह्मी लिपिकर उत्तर शैली से बगरा प्रचलन हुआ है। किसका हुआ है? तो देवनागरी लिपि का हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए है? ठीक है, ऑप्शन है कैथी, देवनागरी, रोमन या हिंदी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण, जो नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण है, किस लिपि में लिखा गया है, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कैथी, देवनागरी, रोमन या हिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, रोमन। ठीक है, तो नागपुरी भाषा का जो पहला व्याकरण है किस लिपि में लिखा गया है? तो रोमन लिपि में लिखा गया है, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कैथी लिपि का व्यवहार कहाँ कहाँ करल जाए है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैथी लिपि का व्यवहार कहाँ कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन है चिट्ठी मन में, जमीन कर कागज मन में या साहित्यिक रचना मन में या फिर देवल सभे जगन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सभे जगन। ठीक है, तो कैथी लिपि का व्यवहार कहाँ कहाँ पे किया गया है? तो पहले जमाने में चिट्ठी मन में भी है, जमीन कर कागज मन में भी है और साहित्यिक रचना मन में भी है। ठीक है, तो कैथी लिपि का व्यवहार कहाँ कहाँ हुआ है? चिट्ठी मन में भी हुआ है, जमीन कर कागज मन में भी हुआ है और साहित्यिक रचना मन में भी हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, नागपुरी भाषा कर, ठीक है, नागपुरी भाषा कर विकास में कौन लिपि कर योगदान सबसे बगरा दिसेला? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा के विकास में किस लिपि का योगदान सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है? रोमन लिपि का, देवनागरी लिपि का, कैथी लिपि का या बांग्ला लिपि का? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, देवनागरी लिपि का। ठीक है, तो नागपुरी भाषा कर विकास में किस लिपि का सबसे ज्यादा योगदान है? तो हमारा देवनागरी लिपि का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, देवनागरी लिपि कर सबसे बड़ विशेषता के मानल जाएला? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा विशेषता किसे माना जाता है? ऑप्शन है स्वर्ण वर्ण संबंधी, व्यंजन वर्ण संबंधी या वर्णमाला में बगरा वर्ण संबंधी या लिखे पढ़े में सुविधा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, वर्णमाला में बगरा वर्ण संबंधी। ठीक है, वर्णमाला में बगरा वर्ण संबंधी यानी देवनागरी लिपि का सबसे बड़ विशेषता माना जाता है। किसको? तो वर्णमाला में बगरा वर्ण संबंधी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, देवनागरी कर हर स्वर, ठीक है, देवनागरी कर हर स्वर में कैठो वर्ण होवेला जे नागपुरी लिखे में व्यवहार होवेला? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी में कितने हर स्वर होते हैं जो नागपुरी लिखने में व्यवहार, जिसका नागपुरी लिखने में व्यवहार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है 1 ठो, 3 ठो, 2 ठो या 4 ठो। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 3 ठो। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ, ई और उ। कौन कौन है? अ, ई और उ है। तो अ, ई, उ देवनागरी का हर स्वर है जिनका व्यवहार कहाँ होता है? तो नागपुरी लिखने में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार सबसे बगरा होवेला? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी लिखने में किस वर्ण का व्यवहार सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है अ, आ, ई या फिर ई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अ का। ठीक है, तो नागपुरी लिखने में किस वर्ण का व्यवहार सबसे अधिक होता है? तो अ का होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।